हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट का क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, अगर हमें किसी चैप्टर को जानना है तो सबसे पहले हमें चैप्टर में क्या हमें बताया गया हमें उसे जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, अगर आपको पसंद आता तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 भी, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, ये सब इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, पहले पिछला चैप्टर नहीं क्लियर करेंगे तो आपको आगे जो चैप्टर है उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, उस चैप्टर को देखिए, तो आपको पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ होता क्या है। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर लोग किसी भी क्षेत्र में जब विशेष व्यक्ति अपनी भाषा को लेकर या अपनी संस्कृति को लेकर या अपनी आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर अलग राज्य की मांग करता है तो उसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं एक फैमिली को लेकर, यानी एक फैमिली में पूरा परिवार रहता है, चाचा रहते हैं, मामा रहते हैं और उसके बाद जो भी हैं, मतलब 3 भाई या 4 भाई हैं और सबकी अपनी अलग अलग फैमिली है। अब इसमें क्या होता है कि सबके विचार जो होंगे वो अलग होंगे। इनके विचार कुछ और होंगे, इनके विचार कुछ और होंगे, इनके विचार कुछ और होंगे। ठीक है, अब इनके जो विचार होता है वो एक साथ तालमेल नहीं खाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि सबका इनमें से कुछ व्यक्ति ज़रूर कहेंगे कि मुझे अपना अलग रहना है। ठीक है, मेरी विचार जो हैं वो आपसे नहीं मिलते, तालमेल नहीं खाते, तो अब इनका क्या रहेगा, ये एक मुद्दा रखेंगे कि मुझे अपना अलग रहना है, आपके साथ नहीं रहना। तो इसी तरह से क्षेत्र में भी होता है कि अगर इसमें कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी भाषा को लेकर या अपने संस्कृति को लेकर या अपने पिछड़ेपन को लेकर सीरियस होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका एक अलग राज्य बने, तो उसे ही क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्र आकांक्षाएं किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी कि क्षेत्र आकांक्षा उसे ही कहते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को लेकर अलग राज्य की मांग करता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, उस दौर में हमारे जो राष्ट्रीय रूप, भारत को एक राष्ट्रीय रूप में स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो भी हमारा देश था उसमें अलग अलग देश के अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग भाषा के थे, तो अलग अलग विचार के थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस दौर में जो हमारा देश था उसको एक साथ एक राष्ट्र के निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ठीक है, परंतु हमारे देश के जो सभी नेता थे उन सबकी समझदारी द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण की संबंधित जो चुनौतियां थी वो कम नहीं हुआ। यानी ऐसा हुआ कि जैसे जो हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने अपनी समझदारी से एक राष्ट्र तो बना दिया, लेकिन जो चुनौती थी वो तो कम नहीं होनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया कि जैसे कि सबके जो विचार हैं वो अलग अलग है,
ठीक है, हम एक साथ रह तो रहे लेकिन सबके विचार तो अलग हैं। तो उसमें किसी न किसी की बात ज़रूर निकलेगी कि नहीं, मुझे अपना अलग राज्य चाहिए, अपना अलग घर चाहिए या अपना अलग देश चाहिए। तो इसी तरह से ये होता है कि राष्ट्रीय नेता के द्वारा राष्ट्र तो बन गया, लेकिन अब उस चुनौतियों की समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे देश में। जम्मू कश्मीर का मुद्दा, और उसके बाद हमारे पंजाब का मुद्दा, उसके बाद हमारे और भी सारे जो हमारी मणिपुर थे उसमें क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि पूरी तरह से समाप्ति नहीं हुई थी किसकी, जो चुनौतियां थी उसकी, क्योंकि भविष्य में इसका प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे भारत में विविधताओं भरा जैसे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्मों का पालन करते हैं, अनेकों जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन सब हम साथ में हैं। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं विशेष वजहों से समुदायों में मांग की इच्छाएं और आकांक्षा अलग अलग होती है। ठीक है, जिस वजह से भारत में एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जैसे अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्मों के लोगों में अलग अलग विचार भी होते हैं। तो उससे समस्याएं जो सरकार को आई वो सहनी पड़ी थी। वो क्या क्या थी वो भी हम इसमें जानेंगे। जैसे सरकार का नज़रिया। ठीक है, सरकार का नज़रिया देखा जाए तो भारत जो थी वो एक राष्ट्र के रूप में तो सामने आ गया, लेकिन विभिन्न जो उनकी क्षेत्र की विभिन्न समस्या थी और विभिन्न मांगों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अनुशासन उन्होंने सरकार जो थे उस टाइम पे उन्होंने सारे जो भी क्षेत्र थे उनको एक साथ करने के लिए उनकी जो भी मांगे थे उन सबको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, एक अनुशासन दिया था कि हाँ, हम जो भी समस्या है या आपकी जो भी विचार है हम उसको मानेंगे। अब भारत ने क्षेत्रीय लोगों की मांगों को और आकांक्षाओं को चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि उनकी लोकतंत्र के समर्थन और विकास का साधन के रूप में के रूप में देखा, जिसके साथ साथ सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नीति निर्माण जो थे उसके साथ साथ क्षेत्र का मुद्दा भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी जो क्षेत्र व्यक्ति थे उनके कुछ मांग थे। ठीक है, और सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया कि हम आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरे करेंगे, लेकिन सरकार ने उससे चुनौती नहीं समझी। उनको लगा कि हाँ, ये एक विकास का मुद्दा है और वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो भारत के सरकार थे उनके ये नज़रिया था इस क्षेत्रीय आकांक्षा को देखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आई इस बारे में जानते हैं। देखिए, भारत की चुनौतियों में क्या था, आज़ादी के बाद भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, उसके बाद नागालैंड का मुद्दा, और उसके बाद भाषा के आधार पर कई राज्यों में गठन की मांग जोर पड़ा। उसके बाद पंजाब भाषाई लोगों ने अपने विकास को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग की। इसके बाद दक्षिण भारत के हिस्से में हिंदी भाषा को लेकर के आधारित पर भाषाओं का विरोध किया गया, जैसे कि तमिलनाडु। आपका तमिलनाडु में भी इसके लिए मतलब भाषा को लेकर बहुत विवाद हुआ था। यानी जो तमिलनाडु के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति हैं, जो उत्तर के लोग हैं, वो सब उन पे ज़बरदस्ती हिंदी थोपा जा रहा है, और वो अपने भाषा को अपनी संस्कृति मानते थे, इसलिए वो हिंदी भाषा का विरोध करते थे। ठीक है, देश राज्यों की आंतरिक सीमाओं का
फिर निर्धारण करने के लिए कई मांगे सामने आई। अब इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्या थी जम्मू कश्मीर के या नागालैंड के या पंजाब को लेके क्या क्या समस्याएं थी, और तमिलनाडु के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थी चुनौतियाँ जब देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जब क्या क्या समस्या आई उन सब के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इन सब में से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ऐसी चुनौतियां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी 3 नंबर में कभी 4 नंबर में। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद की स्थिति। अब हम पढ़ने वाले आज़ादी के बाद की स्थिति। जो चुनौतियां हमारे सामने जो अभी हमने पढ़ा है वो आज़ादी के बाद की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा चुनौती थी वो थी जम्मू कश्मीर को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर था वो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान अपनी का कहना ये था कि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम वादी ज़्यादा है, तो ये इसको पाकिस्तान में होना चाहिए। फिर क्या होता है, लेकिन वो फिर इसी बात को रखने के लिए जो पाकिस्तान था वो आतंकवादी के साथ जो है जम्मू पर हमला कर देता है, और इसी चीज़ से बचने के लिए जो भारत के जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे वो क्या करते हैं, भारत के साथ भारत में विलय होने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सप्रेशन पे सिग्नेचर कर दिया, ताकि जिससे ये हो गया कि भारत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, ताकि ये जो समस्या थी उससे निजात मिल जाए। लेकिन फिर भी और वो जो हस्ताक्षर हुए थे विलय का वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत उसको अलग से एक विशेष दर्जा दिया गया, लेकिन उसको अलग राज्य नहीं बनाया गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारा टॉपिक था, और बाकी हम चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसे डिटेल से जानेंगे। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का विवाद का सामना करना पड़ा। भारत के उत्तरी हिस्से में जम्मू और कश्मीर की राज्य स्थित थे। आज़ाद होने पे जम्मू और कश्मीर का विलय करता जिसके राजा हरी सिंह थे। ठीक है, राजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी वो आज़ाद रहना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। ठीक है, आई समझ? जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ समझा दी, तो उसमें यही है, और यही आपका मेन टॉपिक है जो 5 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है। ये आपका जम्मू कश्मीर का मुद्दा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ है, वही, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब पाकिस्तान का क्या कहना था? पाकिस्तान का कहना था कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें मुस्लिम वादी ज़्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, इस हिसाब से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। और इस मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से हमला कर दिया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने भारत से मदद मांगी, और इस भारत ने राजा हरी सिंह की मदद भी करी। ठीक है, उन्होंने एक विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। इस आधार पर जम्मू जो थी वो भारत में आ चुका था। ठीक है, यानी भारत का हिस्सा बन चुका था। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसी दौरान ये कहा गया था कि जबकि स्थिति सामान्य होने के बाद जन संग्रह कराया जाएगा, यानी जब ये स्थिति, ये जो हमला पाकिस्तान ने करा था वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये उसके बाद जन संग्रह कराया जाएगा, और जो कि जन संग्रह आज तक नहीं हुआ, ठीक है, ना ही कराया गया, नहीं हुआ, ठीक है। इसी जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा क्या, उनको अपनी सरकार चुनने का हक था। दूसरा, जो किसी भी राज्य में कभी विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर था वहाँ पर उनका जो प्रधानमंत्री था वो अलग होता था, उनका चुनाव अलग होते थे, उनके जो प्रत्याशी थे वो भी अलग होते थे, ठीक है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया गया था, किसके तौर पर, धारा 370 के तहत, ठीक है। 1947 में युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिससे भारत द्वारा POK कहा गया, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, यानी POK 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि POK क्या है और इसको बताइए। तो आपको POK को डिस्क्राइब करना है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपिड कश्मीर, ठीक है। ये कब कहा गया, क्या था ये, जो यानी 1947 के बाद जो जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था कुछ हिस्सों में, तो उसे क्या कहा गया, उसे भारत की तरफ से POK कहा गया और पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर कहा गया, ठीक है। दोनों तरफ से जगह जो है, कब्जा जो है, एरिया जो है एक ही है, लेकिन दोनों राज्यों ने, दोनों देशों ने अपना अलग अलग इसका नाम दे दिया गया। भारत की तरफ से POK और पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद भारत। इतना समझ में आ गया आपको? अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट हो, कि कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगी और आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करूंगी। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इसमें आपको कोई भी कमी लगती है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको दूसरी वीडियो बना के समझा दूँगी, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, ये ज़रूर आता है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम जानते हैं मुख्य विषय समस्या, यानी मतलब जो धारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगाया गया था 35A, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को क्या क्या विशेष दर्जा दिया गया था, वो है, पहला जो था संविधान का अलग निर्माण, ठीक है, झंडा अलग। उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रधानमंत्री और राज्यपालन का अलग ही मंजूरी दिया जाएगा, यानी उसके वहाँ के प्रधानमंत्री अलग हो गए, मुख्यमंत्री अलग हो, झंडा अलग होगा, विधानसभा भी अलग होगी। इसके साथ साथ जो गैर कश्मीरी होंगे, यानी जैसे भारत का कोई व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति या फिर कहीं और का व्यक्ति, किसी मतलब भारत के जितने भी स्टेट हैं उनमें के उसमें से कोई भी व्यक्ति जाकर कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, ठीक है। ये विशेष दर्जा दिया गया था किसको, जम्मू को। उसके बाद भारत का कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में को विधानसभा की मंजूरी, यानी अगर कोई भी कानून भारत में लागू होता है तो उसको कश्मीर में लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा की मंजूरी होनी चाहिए, यानी वहाँ की विधानसभा की मंजूरी लिए बिना जो भी भारत में निर्णय लिया जाता है, जो भी कानून लागू होता है, वो कश्मीर में नहीं माना जाएगा, ना ही उसको लागू किया जाएगा, ना थोपा जाएगा। खैर, ये चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है। धारा 370 है वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है, और जो जम्मू कश्मीर थी वो हमारे राज्य में, हमारे देश में विलय हो चुका है। इसके साथ साथ अब ये जो इसमें जो झंडा अलग था, संविधान अलग थी,
उसके साथ साथ हमारे जो प्रधानमंत्री अलग थे अब वो भी चेंज हो गए, यानी जैसे जिस तरह से किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री हुआ करेंगे और प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही होगा जो पूरे भारत का होगा। तीसरा जो हटाया गया था वो ये हटाया गया कि गैर कश्मीरी भी कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी आप वहाँ पे जाके अपनी संपत्ति खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जब का मैं आपको बता रही हूँ धारा 370 हटने के बाद की। ठीक है, और ये धारा जब 370 थी तो कश्मीर को ये सब क्या मिला था, अधिकार मिला था। ठीक है, विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। ठीक है, राइट, समझ में आ गया आप सबको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक अभी भी चल रहा है वो जम्मू कश्मीर को लेकर ही चल रहा है, यानी जो मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या समस्याएं हुई थी, कैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 मिला। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में जो मुख्य जो उसको प्रावधान दिया गया था वो हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जब जम्मू कश्मीर के संबंधी बाहरी और आंतरिक विवाद, यानी जम्मू कश्मीर के बाहर और जम्मू कश्मीर के आंतरिक क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में जानते हैं। बाहरी में तो ये है कि जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार ये दावा किया जाता था कि जो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, इसी वजह से कश्मीरी घाटी पर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। परंतु हमेशा भारत ने इस चीज़ का विरोध किया, क्योंकि भारत का कहना ये था कि जो राजा हरि सिंह थे उनके द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया गया था विलय पत्र पर। ठीक है, तो इसलिए भारत ने उसका विरोध किया। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने पे भी शिकायत किया। किसने किया? भारत ने किया। ठीक है, ये था बाहरी समस्या। अब आंतरिक समस्या जान लेते हैं। आंतरिक समस्या ये हो गई कि जैसे जम्मू कश्मीर को संविधान द्वारा धारा 335A द्वारा विशेष दर्जा दिया गया था। इसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया। कई विचारकों का मानना ये था कि जम्मू कश्मीर भारत के राज्य से जैसे अधिकार दिए जाने चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो भारत के साथ पूर्ण रूप से उसे जुड़ना चाहिए। ठीक है, जबकि अन्य लोगों का कई लोग ये भी मानते थे कि धारा 370-35A द्वारा स्वसत्ता जम्मू कश्मीर के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी जो भी अधिकार जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये थी बाहरी समस्या, यानी बाहरी तरफ से जो भी धारा 370 लगा था उस पर लोगों का विरोध होना, ये। और उसके बाद और जब आंतरिक समस्या पाकिस्तान द्वारा जो समस्या किया गया, जैसे कि उनका मानना ये था कि जो भारत है उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वो कश्मीरी घाटी पे उनका हक होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति की व्यवस्था को लेकर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था। जम्मू कश्मीर की शुरुआत में शेख अब्दुल्ला नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रभाव संभाला। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर की व्यवस्था में सबसे पहले जो शेख अब्दुल्ला नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का जम्मू कश्मीर का राजनीतिक गहरा प्रभाव रहा। जम्मू कश्मीर में के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर भूमि सुधार नीतियों पर काम किया, जिससे सामान्य लोगों को बहुत फ़ायदा पड़ा। पर जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला की बड़ी प्रतिष्ठित को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में उनको पद से हटा दिया। ठीक है, शेख अब्दुल्ला के बाद आए नेता इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। जम्मू कश्मीर की चुनाव व्यवस्था क्या हुई थी, उस पर सवाल उठने लगे, यानी जो प्रधानमंत्री काम कर रहा था उसको क्यों हटा दिया गया, इस बात को लेके सवाल होने लगे। ठीक है,
आगे बात करते हैं 1953 में और 1974 के बीच में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस का बड़े स्तर पर प्रभाव रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का समर्थन किया, जिसके साथ सरकार चलाई। ठीक है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का विलय हुआ। ठीक है, 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में प्रावधान करने के बाद क्या किया गया, प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। यानी जो ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अपना प्रधानमंत्री अलग होगा, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, वो फिर शेख अब्दुल्ला क्या बन गए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, उसके बाद 77 में विधानसभा के चुनाव में शेख अब्दुल्ला से बड़ी बहुमत जीत हासिल करी और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, 1987 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे जो फारूक अब्दुल्ला थे वो कश्मीर में मुख्यमंत्री बने, परंतु कुछ समय बाद राज्यपाल द्वारा उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। विजय कश्मीर इसी वजह से कश्मीर के लोगों में कुछ मतलब नाराज़गी हो गई। किस चीज़ को लेके, केंद्र सरकार को लेकर नाराज़गी चलने लग गई। ठीक है, और क्यों चलने लगे, क्योंकि पहले जो सरकार थी उसको हटा दिया गया था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ भी उनको भी इसी तरह से हटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि उसके बाद 1987 में विधानसभा के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी से भारी भरकम जीत हासिल करा। लेकिन लोगों का मानना था कि चुनाव में गड़बड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1989 में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की मांग और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गई। ठीक है, यानी उनका मानना था कि जो चुनाव हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उन्होंने अलगाववाद की मांग रखने लग गए। ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही थे। 1990 में के दौरान में जम्मू कश्मीर में अलगाव और विद्रोही के कारण हिंसा और की कई घटनाएं सामने आई। पाकिस्तान द्वारा आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया जा रहा था। यानी पाकिस्तान क्या कर रहा था, उनको अपनी तरफ से आर्थिक और उसके बाद सैन्य समर्थन दे रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद 1996 में विधानसभा में चुनाव में जिसमें फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी। ठीक है, उसके बाद 2000 में जम्मू कश्मीर में फिर विपक्षी चुनाव कराए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह पीपल डेमोक्रेसी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम जानेंगे 2002 में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, 2002 में क्या हुआ, 2002 में विधानसभा के मुफ्ती मोहम्मद 3 साल के लिए सरकार के मुखिया रहे और इसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री बने, परंतु राष्ट्रपति शासन होने के वजह से वो अपना काम पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाए। इसके अलावा उसके बाद अगला 2008 में और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, 2002 में उनकी कांग्रेस की सरकार नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर बन गई। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुआ। 25 साल से ज़्यादा मत हुआ उसमें, जिसमें पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और जिसमें मुफ्ती मोहम्मद
सैयद क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2016 में मोहम्मद मुफ्ती की जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती राज्य में पहली मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार रही। और अब क्या है, 2000 जो धारा 370 वो 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया। पूरी तरह से ये जो धारा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ये अब की बात है, जो मैंने आपको जो धारा 370 जब लगी थी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मैं सारे जितने भी आप कमेंट करेंगे उन सब का जवाब दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है जम्मू कश्मीर वाला, ये आपको हर साल किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको मैंने आपको डीपली समझा दिया है। अगर ना समझ में आए तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ इसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगली बार में आएंगे तो हम उसके बाद आगे के पंजाब के बारे में जानेंगे, तमिलनाडु के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आपका जो है नागालैंड के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने